वह किस स्तर का है। मुठभेड़ के बीच में भी नैना अल्फार्ड की विशिष्ट और भव्य उपस्थिति से मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। कार प्रेमियों के लिए ये वाहन अनदेखा करने योग्य नहीं था। आखिरकार विपणन की हाइप के बावजूद भूमि पर प्रथम श्रेणी का खिताब हल्के में नहीं दिया गया था। जब वाहन बाजार में नया था तो बहुत कम व्यावसायिक कारें अल्फार्ड से मुकाबला कर सकती थीं। इसकी फैक्ट्री कीमत केवल एक संदर्भ थी, जबकि अन्य ब्रांड विभिन्न छूट दे रहे थे। अल्फार्ड को हमेशा डिलीवरी के लिए कम से कम 300,000 अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होती थी। हालांकि कार की कीमत लगभग 10 लाख लग रही थी, लेकिन ये जिस संपत्ति की स्थिति का प्रतीक थी वह इस सीमा से कहीं अधिक थी। यदि आप उसी कीमत पर एक पोर्श खरीदते हैं तो आप उसे स्वयं चलाएंगे, लेकिन इनमें से एक खरीदने का मतलब था कि आपके पास एक पेशेवर ड्राइवर होना चाहिए, और यह निश्चित रूप से आपकी एकमात्र लग्जरी कार नहीं हो सकती है। पहले इस कार को खरीदने वाले लोगों को देखें। सेलिब्रिटीज, बिजनेस मोगुल, प्रतिष्ठित परिवार। जब नैना क्षण भर के लिए अवाक थी तो अल्फार्ड का ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति काले रंग का सूट पहने और सफेद दस्ताने पहने हुए बाहर निकला। उसका भारी भरकम शरीर डरावना था। फिर नैना की बढ़ती हुई हैरानगी में ड्राइवर सीधे आर्यन शर्मा के पास गया और सलाह लेने के लहजे में कहा, मिस्टर आर्यन, क्या मुझे इसे संभालना चाहिए? यह मददगार होगा, धन्यवाद। आर्यन शर्मा थोड़ा हैरान था, यह नहीं समझ पा रहा था कि ड्राइवर पहल क्यों करेगा, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने ड्राइवर को कार से डैशकैम निकालते हुए देखा और स्पष्ट रूप से घबराई हुई नैना के पास जाते हुए डैशकैम को ऊपर उठाते हुए कहा, सर, आपने अभी जो कुछ भी किया वह रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें इस महिला को परेशान करना और मिस्टर आर्यन पर हमला करना, उसके बाद अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके उगाही करने की कोशिश करना शामिल है। नहीं, रुको, यह उगाही कैसे है? नैना चौंक गया और जल्दी से कहा, साफ तौर पर उसने। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर ने सिर हिलाया, ठंडे भाव के साथ नैना को बीच में टोकते हुए। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं और कंपनी के पेशेवर वकील से संपर्क कर रहा हूं। आप उन्हें समझा सकते हैं। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। नैना पूरी तरह से घबरा गया था। मैं मुआवजा नहीं मांगूंगा, मैं अभी जा रहा हूं, अभी। दरअसल जब ड्राइवर आर्यन शर्मा के पास पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि यह अल्फार्ड आर्यन शर्मा का है, तो नैना का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह साधारण कॉलेज के छात्रों के सामने BMW 525 के साथ दबंगई दिखा सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से अल्फार्ड के मालिक के सामने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही वह निर्दोष होता और यह सब आर्यन शर्मा की गलती होती, उसे चुपचाप इसे स्वीकार करना पड़ता। विद्रोही, विरोध, मूर्ख मत बनो, उसकी क्या हैसियत थी? उन युवाओं के विपरीत जो आसमान की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई नहीं जानते थे, नैना, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया था, बहुत अच्छी तरह से समझता था कि ऐसे लोगों के लिए उसे बर्बाद करना कितना आसान था, यहां तक कि नियमों के भीतर भी। नैना को रियायत के संकेत दिखाते हुए देखकर ड्राइवर ने पूछताछ भरी नजरों से आर्यन शर्मा की ओर देखा। मुझे लगता है कि पुलिस को फोन करना उचित है, हालांकि और कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उगाही निश्चित है। आपकी कार का साइड मिरर बहुत पहले टूट गया होगा, है ना? आर्यन शर्मा के उदासीन शब्द सुनकर नैना घबरा रहा था और उसे अपने चेहरे की परवाह नहीं रही। उसने जल्दी से कार से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, तनावपूर्ण मुस्कान और लगातार झुककर आर्यन शर्मा और ड्राइवर को पेश किया। ये सब गड़बड़ देखो, मुझे अभी याद आया, साइड मिरर वास्तव में पहले मारा गया था। मेरी गलती, भ्रमित हो गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? जैसे ही वह लगातार झुकता और हाँ में सिर हिलाता रहा, नीचे झुकी हुई मुद्रा में आर्यन शर्मा ने उसे अनदेखा कर दिया, केवल पास में खड़ी रिया को देख रहा था। ये देखकर नैना जल्दी से रिया की ओर मुड़ा, ईमानदारी से कहा, रिया, ये सब मेरी गलती है, मुझे अभी तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो? मुझे रिया मत कहो। रिया आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए और नैना को सुनकर स्वाभाविक रूप से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अब से तुम्हारे नाम से पुकारूंगा। नैना ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया। नैना को लगातार हाँ में सिर हिलाते और झुकते देखकर रिया की भावनाएं जटिल हो गईं। उसने पहले कभी उसका ये रूप कब देखा था? यहाँ तक कि जब उसके पिता मुसीबत में नहीं पड़े थे, ज्यादा से ज्यादा नैना सम्मान दिखाता था, लेकिन अब उसने स्पष्ट रूप से उसमें डर देखा। उसे जाने दो, क्या तुम कर सकते हो? रिया ने अपनी घृणा को दबाने की कोशिश की और आर्यन शर्मा की ओर मुड़ी, धीरे से बोली। आर्यन शर्मा को परवाह नहीं थी
क्योंकि वह मूल रूप से इस तरह के व्यक्ति पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर यह सच में बढ़ जाता तो प्रक्रिया बहुत परेशानी वाली होती और उसे यकीन नहीं था कि ड्राइवर तथ्य बता रहा था या सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था। आर्यन शर्मा को हाथ हिलाते हुए देखकर नैना ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे बड़ी राहत मिली हो। जल्दी से बीएमडब्ल्यू में घुसा और तेजी से चला गया। धन्यवाद भाई साहब। आर्यन शर्मा ने ईमानदारी से ड्राइवर को धन्यवाद दिया, ये सोचते हुए कि क्या वह शायद बेला के माध्यम से आभार के टोकन के रूप में एक लाल लिफाफा भेज सकता है। वह ड्राइवर की व्यावसायिकता से कुछ हद तक प्रभावित था, जो एक ड्राइवर से उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता तो आर्यन शर्मा को शायद इस समस्या को सबसे मुश्किल तरीके से हल करना पड़ता। अब यह बहुत आसान था। आर्यन शर्मा को इस बात का पता नहीं था कि उसकी उम्र और प्रदर्शित खर्च करने की क्षमता को देखते हुए वह पहले से ही होटल की उच्च प्राथमिकता वाले ग्राहकों की सूची में था। खासकर पिछली रात से अपने प्रवास से सहज महसूस करने के बाद आर्यन शर्मा ने आवेग में अपना आरक्षण 10 और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। बूढ़ा यांग ड्राइवर होटल में लंबे समय से काम कर रहा था और प्रबंधक द्वारा बार बार आर्यन शर्मा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया था। जब भी कोई समस्या असाध्य होती थी तो वह कभी भी सहायता ले सकता था। स्वाभाविक रूप से बूढ़े यांग ने आर्यन शर्मा की परेशानी को आत्मविश्वास से निपटाया। मिस्टर आर्यन, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपका कार में इंतजार करूंगा। बूढ़े यांग ने कार में वापस जाने से पहले कहा। आर्यन शर्मा के कभी भी चढ़ने के लिए पीछे का बिजली का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कार के पास रिया के साथ संक्षिप्त नजरें मिलाने के बाद उसने थोड़ा सिर झुकाया। उसका स्वर थोड़ा अस्त व्यस्त था जब उसने कहा, मैं माफी चाहती हूं और आपका धन्यवाद भी। कोई बात नहीं, तो क्या मैं चलूं? आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। घटना के कारण की जांच नहीं की क्योंकि दोनों बहुत परिचित नहीं थे और रिया वास्तव में उससे दूरी बनाए रखने का इरादा रखती थी। आर्यन शर्मा को पहले से ही कार का दरवाजा पकड़े हुए देखकर रिया फिर से बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, माफ करना, क्या मैं आपसे थोड़ी दूर तक लिफ्ट लेने की तकलीफ कर सकती हूँ? ये भीड़ का समय है और मुझे यहाँ टैक्सी नहीं मिल सकती। मेरी एक बहुत करीबी जूनियर का जन्मदिन है और मुझे देर हो रही है। बस मुझे कहीं सुविधाजनक जगह पर छोड़ दीजिए। ये पहली बार था जब आर्यन शर्मा ने रिया को एक सांस में इतना कुछ कहते सुना। वह बता सकता था कि वह सच में चिंतित थी। तुम कहाँ जा रही हो? वांडा विस्टा होटल। क्या यह उसी दिशा में है? जैसे ही रिया ने बात की उसने आर्यन शर्मा के चेहरे के भाव को थोड़ा अजीब होते हुए देखा, जिससे उसे सावधानी से पूछना पड़ा। अध्याय 22। जब संयोग से होता है संयोग। कोई बात नहीं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। गाड़ी में बैठो। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और नैना को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जब तक ज्यादा परेशानी न हो। नैना ने सुना कि यह कितना संयोग था। उसका चेहरा शांत हुआ और वह जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। फिर आर्यन शर्मा ने अपना फोन निकाला और उस पर एक नजर डाली। दोपहर में ली चेन का भेजा हुआ एक संदेश था। हालांकि आर्यन शर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि वह नहीं जाएगा, फिर भी ली चेंग ने उसे डिंपल के जन्मदिन की पार्टी का स्थान बताया था। क्या संयोग है, वह वांडा मंडारिन होटल में थी। जिंदगी एक मेलोड्रामा बन गई थी जो काफी तार्किक था। फिर भी उसके बारे में उसके कोई खास विचार नहीं थे। बस जब उसने नैना को जन्मदिन की पार्टी के लिए वहां जाने का जिक्र करते सुना और उसका किसी जूनियर की पार्टी में जाना, तो बहुत संभावना थी कि वह डिंपल के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसीलिए उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। गाड़ी चलने के बाद अच्छी तरह से बंद केबिन शांत हो गया। नैना ने बात नहीं की और न ही आर्यन शर्मा ने। आर्यन शर्मा ने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा, फिर अपनी आंख के कोने से कुछ देखा और अपनी नजरें नहीं हटा सका। नैना ने एक लंबा कोट पहना हुआ था और जैसे ही वह अपनी सीट पर पीछे झुकी, उसकी कमर के कारण कोट नीचे से ऊपर खींच गया। इसने न केवल उसके काले स्टॉकिंग्स में लिपटे लंबे पैरों को उजागर किया, बल्कि घुटनों के थोड़ा ऊपर भी दिख रहा था। हालांकि वह पतली थी, उसके पैर भरे हुए लग रहे थे और स्टॉकिंग्स के आकर्षण के साथ ये बस एक दृश्य भ्रम था। इतना दिखना वास्तव में ज्यादा नहीं था, फिर भी यह अंतहीन कल्पनाओं, ख्वाबों को जगाने के लिए काफी था। सच में, पहले जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद। नैना अचानक धीरे से बोली, चुप्पी तोड़ते हुए। तो क्या वह आदमी सच में तुम्हारा रिश्तेदार था? आर्यन शर्मा असल में पूछना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि उसने बात छेड़ी तो उसे बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसका नाम नैना है, वह कथित तौर पर मेरा चचेरा भाई है। आर्यन शर्मा ने तुरंत चौंककर नैना की ओर देखा।
उस नैना में स्पष्ट रूप से नैना के लिए एक आदमी की इच्छा थी। ये काफी स्पष्ट था, फिर भी वे चचेरे भाई थे। कितना शर्मनाक, वह दूर का चचेरा भाई है, शायद ही कोई खून का रिश्ता हो। नैना जानती थी कि आर्यन शर्मा क्या सोच रहा है और उसने आगे समझाया, ये फिर भी काफी पेचीदा है, तुम उससे बचपन से जानती होगी, है ना? भाई बहन का बंधन कब खट्टा हो गया। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे परिवार में कुछ परेशानियों के बाद। नैना इस बिंदु पर चुप हो गई। क्या तुम्हारे पिताजी को कुछ हुआ? आर्यन शर्मा ने पहले कुछ बातें सुनी थी, इसलिए उसने पूछा। नैना चुप रही, कभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आर्यन शर्मा ने नैना से कई बार बात की थी और उसके स्वभाव को कुछ हद तक समझता था, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। तभी उसने सोचा कि बात खत्म हो गई है। नैना ने फिर से उत्सुक होकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि उसका पीछे का शीशा पहले से टूटा हुआ था? नैना की पिछली प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि आर्यन शर्मा के उगाही के आरोप ने उसकी कमजोर नस पर हाथ रखा था, अन्यथा केवल कार के डैशकैम फुटेज ने उसे इतना नहीं चौंकाया होता। यह आसान है, अगर उसकी गाड़ी ठीक थी तो उसे पीछे के शीशे की मरम्मत की सटीक लागत कैसे पता चल सकती है, यहाँ तक कि विवरण भी बता रहा था, जब तक कि वह खुद एक मैकेनिक न हो। आर्यन शर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया। दरअसल अतीत में शायद उसने इतनी बारीकी से ऐसे विवरणों पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये बदलाव उस किताब मनोविज्ञान और जीवन से आया जिसे वह पढ़ रहा था। भले ही उसने किताब खत्म नहीं की थी, आर्यन शर्मा, जिसने पहले से ही काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था, ने इसे बहुत व्यावहारिक पाया। क्या हमें एक दूसरे को व्हाट्सएप पर जोड़ लेना चाहिए? नैना के शब्दों ने एक बार फिर आर्यन शर्मा को आश्चर्य से उसकी ओर देखने के लिए प्रेरित किया। इस नज़र ने उसके नए ज्ञान के साथ काफी कुछ प्रकट किया। उदाहरण के लिए, हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके हल्के मुड़े हुए पैर और कोट के किनारे को पकड़े हुए उंगलियां अनजाने में उसकी घबराहट दिखा रही थीं। यह नहीं जानते हुए कि वह किसे मनाने की कोशिश कर रही थी, नैना ने कहा, आपका धन्यवाद करने के लिए शायद मैं आपको खाना खिला सकती हूँ, या व्हाट्सएप पर जोड़ना ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन शर्मा ने अपना फोन निकाला और नैना का स्कैन किया, क्योंकि गाड़ी होटल के पास पहुंच गई थी। नैना धन्यवाद देने और गाड़ी से उतरने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने देखा कि व्यावसायिक कार अंदरूनी सड़क पर मुड़ गई। वह कहना चाहती थी, अंदर ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही अल्फाड होटल के प्रवेश द्वार पर स्थिर रूप से रुक गई। जैसे ही कार का दरवाजा खुला और नैना उतरने वाली थी, एक स्वागत करने वाला तेजी से आगे बढ़ा। मिस्टर आर्यन, आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नैना ने आर्यन शर्मा को चौंक कर देखा, एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर अचानक उसे याद आया जब आर्यन शर्मा ने पहले जिक्र किया था कि वह भी यहीं ठहरा हुआ है। उस समय उसने सोचा था कि आर्यन शर्मा का मतलब आसपास था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसने सोचा होगा कि आर्यन शर्मा वास्तव में इस होटल में रहता है? एक पल के लिए नैना को अजीब लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि आर्यन शर्मा उसके लिए अंदर आया था। आर्यन शर्मा ने स्वागत करने वाले को सिर हिलाया। होटल के सभी कर्मचारी उसे पहचानते थे, ये राष्ट्रपति स्वीट में रहने का एक बुनियादी लाभ था। वह रेस्टोरेंट जा रही है, कृपया उसे रास्ता दिखाएं। ठीक है मिस्टर आर्यन। सुश्री, कृपया मेरे पीछे आइए। स्वागत करने वाला मुस्कुराते हुए नैना की ओर मुड़ा। ओह! नैना होश में आई, जल्दी से स्वागत करने वाले के सहारे उतरी, और जब वह फिर से आर्यन शर्मा को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, तो उसने पाया कि कार का दरवाजा पहले से ही बंद था और अल्फाड भूमिगत गैराज के प्रवेश द्वार की ओर जा रही थी। नैना ने अपना होंठ दबाया, वहीं खड़ी रही, अपना फोन निकाला, एक संदेश भेजा और फिर स्वागत करने वाले के पीछे लॉबी में चली गई। ... इस बीच होटल की लॉबी के अंदर कुछ युवक और युवतियां दीवार पर लगी एक कला तेल चित्रकला के नीचे खड़े थे, फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। मैंने सुना है कि यह पेंटिंग अकेले लाखों की है, एक 5 स्टार होटल वाकई अलग होता है। सजावट बहुत शानदार है, लेकिन यह वाकई स्टाइलिश है। जब मैं भविष्य में घर खरीदूंगा तो मैं भी पूरी दीवार पर एक तेल चित्रकला लटकाना चाहता हूँ। ओह, साधारण घर तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, कम से कम एक विला, है ना? आजकल कौन विला खरीदता है? कहीं रहने की बात हो तो एक विशाल अपार्टमेंट में होना चाहिए, बहुत आरामदायक। वाह, तो तुम्हारे आर्यन शर्मा पर वाकई दबाव होगा। अपनी गर्लफ्रेंड और क्लास की दूसरी लड़की को बातें करते और हंसते हुए सुनकर आर्यन शर्मा थोड़ा ऊब गया, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने एक पेंटिंग से अपने आदर्श भविष्य पर कैसे बात बदल दी।
विषय में कोई दिलचस्पी न होने के कारण आर्यन शर्मा ने अपना सिर घुमाया और संयोग से देखा कि एक टोयोटा अल्फार्ड अभी अभी प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई है। छी, इस तरह की कार कौन खरीदेगा? आर्यन शर्मा ने लापरवाही से बड़बड़ाया, इससे पहले कि उसने कार के अंदर किसी को अपना सिर बाहर निकालते और पास आ रहे स्वागत करने वाले से बातें करते देखा। वाह, आर्यन शर्मा! चौंक कर आर्यन शर्मा अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 23, जन्मदिन का भोज। कौन आर्यन शर्मा? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह नहीं आ रहा है? युविका ने अपने बॉयफ्रेंड का विस्मयादिबोधक सुना और आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। आसपास के कुछ सहपाठी भी देखने लगे। वे सभी एक ही कक्षा के थे और इस बात से हैरान थे कि आर्यन शर्मा आज क्यों नहीं आया। उसका नाम सुनकर स्वाभाविक रूप से उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। युविका, जल्दी देखो, क्या वह आर्यन शर्मा है? क्योंकि वे थोड़ी दूर थे और कार में बैठा व्यक्ति उस आर्यन शर्मा जैसा नहीं दिखता था जिसे वे जानते थे, हेयरस्टाइल से लेकर हाव भाव तक। अगर उसने बहुत परिचित टी शर्ट नहीं पहनी होती तो ललित लगभग उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करता। युविका और कुछ सहपाठियों ने उस दिशा में देखा जिस ओर ललित ने इशारा किया था, काली अल्फार्ड को देखा। लेकिन जब तक उन्होंने देखा, कार का दरवाजा पहले से ही बंद था और वे अंदर के लोगों को नहीं देख सके। कहाँ? मैंने आर्यन शर्मा को नहीं देखा, लेकिन जो महिला अंदर आ रही है वह बहुत खूबसूरत है। यह महिला बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखती है, क्या तुम्हें नहीं लगता? थोड़ा सा लगती है, आजकल की मशहूर अभिनेत्री की तरह, लेकिन उसका तेज बहुत ठंडा है। उनके अंदाज काफी अलग हैं। ललित अवाक था, क्या वे आर्यन शर्मा के बारे में बात नहीं कर रहे थे? विषय इस तरह कैसे बदल गया? लेकिन सच कहूं तो वह युवती वाकई सुंदर थी। इस बिंदु से ललित ने सोचा कि शायद उसने गलत व्यक्ति को देखा था। वह आर्यन शर्मा को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उस अल्फार्ड का कुत्ते भाई से कोई संबंध नहीं हो सकता था। इस उच्च फैशन वाली युवती की तो बात ही छोड़ दो। डिम्पल का मैसेज आया, प्राइवेट कमरा 5वीं मंजिल पर है, चलो ऊपर चलें। तभी युविका ने अपने फोन पर नजर डाली और सबको आवाज लगाई। वे काफी देर से लॉबी में इंतजार कर रहे थे और डिम्पल ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। अधीर होकर वे जल्दी से युविका के पीछे पीछे लिफ्ट की ओर चल पड़े। ललित ने अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपना फोन निकाला और आर्यन शर्मा को एक मैसेज भेजा। आर्यन शर्मा, मैंने अभी तुम्हारे खोए हुए भाई को देखा। बस वह एक अल्फार्ड में था। छोटे भाई, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुत्ते का सिर... ... इस बीच नैना थोड़ी उलझन में स्वागत करने वाले कर्मचारियों द्वारा कार्यकारी मंजिल पर विशेष लिफ्ट में ले जाई गई। जब वह 5वीं मंजिल पर पहुंची तो एक और ईयरपीस पहने हुए अटेंडेंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। नमस्ते मैम, आप किस कमरे में जाना चाहेंगी? उद्धरण चिन्ह ... गंगा यमुना हॉल। नैना को एहसास हुआ कि उसे जो विशेष व्यवहार मिल रहा था वह सब आर्यन शर्मा की बदौलत था, वरना 5 सितारा होटल भी उसे प्रवेश द्वार से गाइड करने के लिए समर्पित कर्मचारी नहीं रखता और निश्चित रूप से उसे वीआईपी लिफ्ट का उपयोग नहीं करने देता। लेकिन आर्यन शर्मा ने कहा कि वह सिर्फ इस होटल में ठहरा हुआ है। नैना स्थिति से हैरान थी। सिर्फ ठहरने से उसे ऐसे विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, है ना? विचारों में खोई हुई नैना गंगा यमुना हॉल पहुंची। जब उसने दरवाजा खोला तो 2 कमरों में विभाजित एक छोटा बैंक्वेट हॉल दिखाई दिया, साथ ही भीड़ की चहल पहल का शोर भी सुनाई दिया। इतने सारे लोग! नैना ने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकुड़ी। आजकल उसे ऐसी सभाओं से नफरत थी, लेकिन एक सुखद आश्चर्यचकित आवाज ने उसे पुकारा जिससे उसका चेहरा शांत हो गया। बड़ी बहन नैना आखिरकार आप आ गईं। उस लड़की को देखकर जो उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगाया, नैना थोड़ा मुस्कुराई। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में। आमतौर पर शांत रहने वाली बड़ी बहन नैना को अपनी तारीफ करते सुनकर डिम्पल खुशी से मुस्कुराए। नैना को छोड़ने के बाद वह चारों ओर घूमी, उसका शरारती चेहरा थोड़ा गर्व दिखा रहा था। मुझे भी ऐसा लगता है। डिम्पल ने आज सफेद स्पगेटी स्ट्रैप गाउन पहना था, जिसके नीचे हरे पैटर्न वाली ट्यूल की एक परत थी, जो उसकी गोरी त्वचा और लंबे कद को पूरी तरह से पूरक थी, जिससे वह किसी परी कथा से निकली राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा एकदम अंडाकार और आकर्षक रूप से उज्ज्वल विशेषताएं थी जो मिश्रित नस्ल की सुंदरता जैसी दिखती थी। रोशनी ने नैना को, जिसकी उपस्थिति कम नहीं थी, ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि डिम्पल निस्संदेह अधिक तेजस्वी थी।
यह बाहरी सुंदरता उसकी स्वाभाविक रूप से जीवंत व्यक्तित्व के साथ मिलकर एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव पैदा करती थी। नैना ने डिम्पल द्वारा पहनी गई पोशाक को शनेल के हावते काउचे के रूप में पहचाना। उसे कुछ याद आया, उसकी नजरें थोड़ी धुंधली हो गईं। बड़ी बहन, मेरे पास यहाँ बैठो। तुम यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती होगी, इसलिए बाद में मेरे बगल में बैठना। डिम्पल ने नैना के मूड में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, खुशी से उसे अंदर की मेज पर खींच लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी इतनी भव्य होगी। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं नहीं आती, नैना ने शरारत से डांटा, थोड़ी बेबसी से। दरअसल मेरी घर पर पहले से ही एक पार्टी थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर इस जन्मदिन के लिए मैं सिर्फ कुछ अच्छे दोस्तों को एक छोटी सी सभा के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक को आमंत्रित करने के बाद मैं दूसरे को नहीं छोड़ सकती, और वो हमारे क्लास ग्रुप चैट में मैंने बस इसका उल्लेख किया और फिर अप्रत्याशित रूप से इतने सारे सहपाठी आना चाहते थे। डिम्पल खुद थोड़ी परेशान लग रही थी। मूल रूप से मैंने केवल एक मेज बुक करने की योजना बनाई थी, लेकिन इतने सारे लोगों के आने से मुझे एक और जोड़नी पड़ी। देखो, बाहर की दूसरी मेज उसी के लिए है। तुम हमेशा लोगों के साथ अच्छी रही हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। नैना ने सिर हिलाया, धीरे से बोली। बेशक, यहाँ तक कि आमतौर पर दूर रहने वाली बड़ी बहन नैना भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं दुनिया जीत सकती हूँ। डिम्पल ने तुरंत शेखी बघारी, उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। नैना मुस्कुराई, कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक अपरिचित पुरुष की आवाज ने उसे रोक दिया। छोटी डिम्पल, अगर सब ठीक हो गया है तो मैं हेड शेफ लो वेनले से मिलने किचन जा रहा हूँ। ओह, यहाँ ये खूबसूरत महिला कौन है? आता हुआ लंबा युवक वाक्य के बीच में रुक गया, नैना को आश्चर्य से देखते हुए। ये नैना है, मेरी कायुन विश्वविद्यालय से सीनियर। हमारे पास एक ही स्नातक सलाहकार हैं। डिम्पल ने संक्षेप में परिचय दिया और फिर नैना की ओर मुड़ी। बड़ी बहन नैना, ये लोजिन है, मेरे परिवार का एक दोस्त। उसने आज के लिए प्राइवेट कमरा बुक करने में मदद की। ओह, बड़ी बहन नैना, आपसे मिलकर खुशी हुई। लो जिन ने दोस्ताना मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके आने के बाद से नैना का चेहरा वापस अपने सामान्य शांत भाव में आ गया। उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, बस अभिवादन के रूप में थोड़ा सिर हिलाया। लो जिन की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम गई, लेकिन उसने जल्दी से कंपोजर वापस पा लिया। कहा, तो आप दोनों बातें करें, मैं किचन में चेक इन करने जा रहा हूँ। लो जिन के जाने के बाद नैना ने डिम्पल की ओर देखा, तुम और वह, ये सच में सिर्फ पारिवारिक दोस्ती है? डिम्पल समझ गई कि नैना ने ये सवाल क्यों पूछा, इसलिए उसने स्वेच्छा से समझाया। जब उसने मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक करने की पेशकश की तो मैंने शुरू में मना करना चाहा, लेकिन मैंने इस शेफलो के बारे में बहुत सुना है। उन्होंने कई शेफ चैंपियनशिप जीती हैं, और चूंकि तुम जानती हो कि मैं खाने की शौकीन हूं, तो उसी समय जब आर्यन शर्मा प्रेसिडेंशियल स्वीट के प्रवेश द्वार पर लौटा तो बेला पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। मिस्टर आर्यन, घर वापस स्वागत है। आज रात आपके खाने के बारे में मैं आपसे इस पर बात करना चाहूंगी। बस इसे हमेशा की तरह कमरे में भेज दो, आर्यन शर्मा ने लापरवाही से कहा। लेकिन बेला ने इस बार तुरंत जवाब नहीं दिया, ध्यान से अपने शब्दों का चयन किया। मिस्टर आर्यन, दरअसल मैं सुझाव देती हूं कि आप आज रात रेस्टोरेंट में खाना खाएं। क्या आपको याद है कि मैंने पहले आपसे हेड शेफ लो वेनले का जिक्र किया था? मुझे थोड़ा याद है, क्यों? आर्यन शर्मा को याद आया कि चेक इन करते समय इस नाम का उल्लेख किया गया था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अध्याय 24, डर है कि भाइयों को मुश्किल हो रही है। मिस्टर आर्यन, कृपया मुझे एक बार फिर हमारे होटल के चीनी रेस्तरां के हेड शेफ मिस्टर लो वेनले से परिचय कराने की अनुमति दें। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह न केवल हमारे वांडा मंडारिन होटल के कार्यकारी शेफ हैं, बल्कि समूह के पूरे चीनी व्यंजन विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं। वह हाल ही में समूह के अन्य होटलों की भोजन सेवाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पूरे देश में घूम रहे थे और कल ही लौटे हैं। आपके ठहरने की जानकारी मिलने पर वह व्यक्तिगत रूप से आपके होटल के प्रति आपके महान समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए आपके लिए एक विशेष रात्रिभोज तैयार करने के इच्छुक थे। ओह, आर्यन शर्मा को ये सुनकर वास्तव में काफी दिलचस्पी हुई। आर्यन शर्मा के भोजन के लिए कभी उच्च मानक नहीं थे, क्योंकि अतीत में उनके पास वास्तव में साधन नहीं थे। कभी कभी जब उनके कुछ रूममेट उन्हें स्टार रेटेड बुफे में खाने के लिए आमंत्रित करते थे तो यह आर्यन शर्मा के लिए एक दुर्लभ अवसर होता था। आखिरकार एक आदमी के लिए जब तक दोस्त और पे हैं,
तब तक एक सड़क किनारे का भोजनालय भी एक शानदार समय हो सकता है। और अगर उसके बगल में कोई लड़की बैठी हो तो वह व्यावहारिक रूप से जीवन का शिखर है। लेकिन बेला जो कह रही थी उससे ये स्पष्ट था कि शेफ लो वेनले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कोई भी एक बड़े लग्जरी होटल श्रृंखला में उपाध्यक्ष कार्यकारी शेफ हो सकता है, वह अत्यधिक कुशल होना चाहिए। इसके अलावा बेला आमतौर पर उसकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाती थी, इसलिए उसकी दृढ़ सिफारिश ने केवल आर्यन शर्मा की प्रत्याशा को बढ़ाया। ठीक है, आज हम रेस्टोरेंट में ही खाना खाएंगे। ठीक है मिस्टर आर्यन, कृपया थोड़ी देर आराम करें। मैं शेफ लो से तैयारी करने के लिए कहूंगी और मैं थोड़ी देर में आपको नीचे ले जाने के लिए वापस आऊंगी। ये कहकर बेला मुस्कुराते हुए चली गई। भोजन कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए अपने ईयरपीस को दबाया। आर्यन शर्मा के नहाने जाने से पहले ली चेंग का संदेश देखकर उसे आश्चर्य हुआ। क्या इसका मतलब ये था कि वह पहले होटल के प्रवेश द्वार पर भी था? लेकिन केवल टेक्स्ट सामग्री से आर्यन शर्मा यह नहीं बता सका कि उसे पहचाना गया था या नहीं। हालांकि शायद नहीं है ना, वरना वह अभी भी उसके साथ मजाक करने के मूड में नहीं होता। वह कहावत है ना, डर है कि भाई गरीब रहता है, फिर भी डर है कि भाई लैंड रोवर चलाता है। ... आर्यन शर्मा का क्या मतलब है? 5वीं मंजिल के गलियारे में ली चेंग अपना फोन पकड़े हुए काफी हैरान था। आर्यन शर्मा ने एक इमोजी के साथ जवाब दिया था, फिल्म क्रूज 0 का वह इमोजी जिसमें शून ओगुरी धूम्रपान करते हुए दरवाजे पर किसी को उकसा रहा है। सिर्फ अभिव्यक्ति से धमकी का एक मजबूत भाव आ रहा था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली चेंग ने प्रश्न चिन्ह वापस भेजा, लेकिन आर्यन शर्मा चुप रहा। तभी ली चेंग विचार कर रहा था कि आर्यन शर्मा को फोन करना है या नहीं। युविका आए और उसने उसे कोहनी मारी, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, डिम्पल हमें बुला रही है। ली चेंग के पास अपना फोन रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब समूह प्राइवेट कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और आगे चल रहे वेटर ने दरवाजा खोला, तो आगे खड़ी युविका पीछे हट गई और ललित को पहले अंदर जाने का इशारा किया। आसपास के कई सहपाठी भी हिचकिचाते हुए लग रहे थे। लाचार मुस्कान के साथ ललित ने अपनी गर्लफ्रेंड को घूरा, फिर अपना सिर ऊंचा किया और अंदर चला गया। कमरे में कदम रखने के तुरंत बाद ललित का संतुलन भी बिगड़ गया। हे भगवान, इतने सारे लोग क्यों हैं? 12 लोगों की क्षमता वाली दोनों मेजें लगभग भरी हुई थीं। बात यही खत्म नहीं हुई, कमरे का माहौल मायने रखता था। कमरा, जो पहले से ही सोने और जेड में शानदार ढंग से सजाया गया था, उसे और भी स्ट्रीमर्स और गुब्बारों से सजाया गया था। प्रवेश द्वार के विपरीत दीवार पर सुनहरे पाउडर में बड़े अक्षरों में लिखा था, सबसे खूबसूरत डिम्पल को 18वां जन्मदिन मुबारक हो। दरवाजे के पास एक कैबिनेट के बगल में एक मोटा कालीन बिछा हुआ था, जिसमें उपहारों की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला थी। एक आकस्मिक नजर भी उन विशिष्ट लग्जरी लोगों को दिखाती थी जिनमें सबसे सस्ता कोच था। ललित ने एक पारदर्शी बॉक्स में एक हेलो किट्टी भी देखी जो सोने की बनी हुई लग रही थी, और जब उसने यूनिवर्स लोगो देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह असली सोना है। बाहर की मेजों पर पहले से बैठे कुछ सहपाठियों के अलावा बाकी सभी अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे, 3 और 5 के समूहों में घुल मिल रहे थे। ये सख्त अर्थों में उच्च वर्ग नहीं था, लेकिन इसने पहले से ही स्कूल से बिल्कुल अलग दृश्य दिखाया। ज्यादातर साधारण परिवारों से आने के कारण एक सहपाठी के जन्मदिन की सभा के लिए उनकी अपेक्षाएं अभी भी एक साथ हॉटपॉट खाने और कराओके गाने के बारे में थीं। किसने कभी इस तरह का दृश्य देखा था? विंस के साथ हेडिलाओ भोजन उनके जन्मदिन के उत्सव के लिए पहले से ही उनका उच्चतम मानक था। युविका इधर। जब वे थोड़े खोए हुए थे तो क्लास मॉनिटर फोन लू ने उन्हें इशारा किया। वे जल्दी से चले गए और बैठ गए। एक ही कक्षा के 8 या 9 सहपाठी सभी एक साथ बैठे थे, जिससे सभी को बहुत अधिक सहज महसूस हुआ। क्लास मॉनिटर, आप सब यहाँ कब से हैं? युविका ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिम्पल का जन्मदिन इतना बड़ा होगा। है ना? जब हम पहली बार अंदर आए तो हम भी चौंक गए थे। हालांकि हम जानते थे कि डिम्पल हमारे छात्रावास के दिनों से एक धनी परिवार से आती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था क्योंकि उसने कभी इसका दिखावा नहीं किया। फोंग लू ने डिम्पल की ओर देखा, जो अंदर कुछ लड़कियों के साथ तस्वीरें ले रही थी, और फुसफुसाई, क्या तुम्हें पता है कि डिम्पल ने जो ड्रेस पहनी है उसकी कीमत कितनी है? युविका ने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा, पहले चिल्लाया, वह ड्रेस कितनी सुंदर है, फिर उत्सुकता से पूछा, कितनी? मैंने संयोग से 2 और लड़कियों को इसके बारे में बात करते हुए सुना।
उन्होंने कहा कि यह एक शनेल हाउते काउचर है, कम से कम 5 या 6 लाख। ये सच नहीं हो सकता। जबकि लड़कियां चौंक गईं। ललित ने सीधे सवाल किया, मैं जानता हूं कि शनेल एक लग्जरी ब्रांड है, लेकिन 5 या 6 लाख? आप उस तरह के पैसे से एक मर्सिडीज एएमजी खरीद सकते हैं? ओह, कृपया। युविका ने ललित को धक्का दिया, बिना समझे मत बोलो। ये हाउते काउचर है। क्या तुम देहाती लोग जानते हो कि हाउते काउचर क्या होता है? यह उन सामान्य शैलियों जैसा बिल्कुल नहीं है जो तुम अलमारियों पर देखते हो। ललित जवाब देने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर देखे गए उपहारों के ढेर को याद किया और अचानक खुद को अवाक पाया। अरे, क्या तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें देहाती कहा? अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखकर युविका ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं क्यों नाराज होऊंगा? ये वर्ग भेद का मामला है। मैंने इसके बारे में पहले सुना ही था, लेकिन अब वास्तव में इसे देखकर मैं इसे सच में नहीं समझ सकता, जो कि सामान्य है। ललित ने कंधे उचकाए और आह भरी, मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या हमारे पहले और दूसरे वर्ष में डिम्पल को आर्यन शर्मा थोड़ा पसंद था? तुम लोगों को याद है ना? बकवास, ये स्पष्ट रूप से आर्यन शर्मा था जिसे डिम्पल पसंद थी। ये कैसे डिम्पल को आर्यन शर्मा पसंद करने जैसा हो गया? फोंग लू ने तुरंत खंडन किया। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि उस समय दोनों के बीच कुछ था। क्या तुम सहमत हो? ललित को ये कहते सुनकर सभी ने मौन सहमति व्यक्त की। आखिरकार कोई अंधा नहीं था। लेकिन बाद में किसी कारण से आर्यन शर्मा ने डिम्पल से दूरी बना ली। उस समय हमारे पूरे छात्रावास को उसके लिए दुख हुआ। कैंपस की सुंदरता के साथ रहने का ऐसा मौका था, ये 3 साल तक घमंड करने लायक होता। ललित ने सिर हिलाया, विलाप करते हुए, अब मैं समझ गया, कुत्ते भाई हमसे आगे थे। वह पहले से ही जानता था कि उन दोनों का कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अध्याय 25 ग्राहक प्राथमिकता। आखिरकार उसने कितना कुछ सहा है। अपनी कक्षा के कभी लोकप्रिय रहे व्यक्ति के बारे में बात करते हुए एक और लड़की को भी कुछ भावनाएं हुई। अभी तो दूसरा साल ही है, जबकि हम सब CAT 4 और CAT 6 परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं। उसने पहले ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि वह पहले से ही जानता था कि समाज किस चीज को महत्व देता है। अरे मियाओ शाओलिंग, क्या तुम्हें तब आर्यन शर्मा पर क्रश नहीं था? युविका ने शरारती मुस्कान के साथ छेड़ा, मुझे याद है तुमने उसे एक प्रेम पत्र भी लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। युविका, मंगलंत बातें मत करो। फोंग लू ने धार्मिकता से युविका को सुधारा। मियाओ शाओलिंग को तब सिर्फ वह पसंद नहीं था, वह भी उसे पसंद करती है। आह, मैं तुम सबको दिखाऊंगी। मियाओ शाओलिंग, उसके गाल लाल हो गए, आगे बढ़ी और लड़कियां तुरंत एक मजेदार गड़बड़ी में बदल गईं। पास में खड़े ललित ने सिर हिलाया। वह अचानक हुई गपशप से हैरान नहीं था। जब आर्यन शर्मा संघर्ष नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थीं। दुर्भाग्य से कुत्ते भाई खुद को साबित करने के लिए बहुत उत्सुक था, या क्या यह इसलिए था क्योंकि वह तब डिम्पल के योग्य बनना चाहता था? अपनी तर्क को सही महसूस करते हुए ललित मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कि आर्यन शर्मा समझदारी से काम नहीं ले रहा था। पहले और दूसरे वर्ष में इतनी सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं, फिर भी उसने एक ही पेड़ पर लटकने का फैसला किया। अब देखो, न तो वह पश्चिमी स्वर्ग पहुंचा, न ही वह पूर्वी पृथ्वी महान तांग लौट सका। इसके बारे में सोचते हुए ललित को आश्चर्यजनक रूप से आर्यन शर्मा के लिए थोड़ा दुख हुआ और लगभग उसे एक आरामदायक संदेश भेजना चाहता था। अरे सब लोग, बहुत दिनों बाद। इस क्षण डिम्पल आखिरकार अपनी सहेलियों के फोटोशूट से मुक्त होकर पास आए। छोटी डिम्पल, जन्मदिन मुबारक हो। यार, तुम आज बिल्कुल कमाल लग रही हो। डिम्पल को आते देखकर सभी ने हंसी मजाक बंद कर दिया और लड़कियां उत्साह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। ललित और एक और लड़के को अपनी सीटों पर अकेला छोड़ दिया। वे खुद डिम्पल के करीब नहीं थे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उसकी अच्छी दोस्त थी। वे केवल संगत के रूप में वहां थे, अपनी स्थिति में कुछ साझा सहानुभूति महसूस कर रहे थे। तभी लड़कियों के समूह का गर्मजोशी से अभिवादन करने के बाद डिम्पल को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने चिकने माथे पर टैप किया। ओह हाँ लुलू, युविका और शाओ युआन, क्या तुम सब हमारे स्नातकोत्तर स्कूल के लिए आवेदन करने की योजना नहीं बना रही हो? मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डर है कि मैं तुम्हें ज्यादा सलाह नहीं दे सकती, तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे सिफारिश से प्रवेश मिला। हे। डिम्पल के आत्मसंतुष्ट रवैये को देखकर लड़कियां फिर से हंसी। फिर उन्होंने देखा कि डिम्पल अंदर के लाउंज में चली गई और जल्द ही एक और लड़की के साथ वापस आए।
वो स्पष्ट रूप से एक बड़ी छात्रा थी, लेकिन जिसने वास्तव में सभी लड़कियों की आंखें खींची वह यह था कि न केवल ये बड़ी छात्रा बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसकी शांत और रहस्यमय आभा उनके लिए एक रोमांचक झटका थी। आह, मुझे अभी मार डालो। खासकर फोंग लू जैसी कट्टर प्रशंसक के लिए, जो मन ही मन लगातार चीख रही थी। नैना को आते देखकर ललित और अन्य लोग जो मुख्य हॉल में बैठे थे कुछ हद तक हैरान थे। क्या ये वही बड़ी छात्रा नहीं थी जिसे उन्होंने पहले देखा था? ये सीनियर नैना है, प्रोफेसर वांग होनगयिन की शिष्या भी। उसने हमसे 2 साल पहले स्नातक किया और अपनी मेहनत से स्नातकोत्तर स्कूल में प्रवेश पाया। तुम उससे जो कुछ भी जानना चाहते हो पूछ सकती हो। डिम्पल ने सबका परिचय कराया, फिर नैना को बैठने दिया। इस बीच उसने उत्सुकता से अपना सिर उठाया। समूह का अधिकांश भाग यहाँ था और जल्द ही उन्होंने व्यंजन परोसना शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन लूजिन इतने लंबे समय तक कहाँ गायब हो गया था। ... चीनी रेस्तरां के रसोई प्रवेश द्वार पर लूजिन आश्चर्य से खड़ा था। उसके सामने होटल के F&B विभाग के सहायक प्रबंधक लियू जिमिंग थे, जिन्होंने आज उसके लिए प्राइवेट कमरा व्यवस्थित किया था। उसका परिवार लाइटिंग इंजीनियरिंग व्यवसाय में था, अक्सर भोजन कार्यक्रम आयोजित करता था। चूंकि वे अक्सर इस होटल के रेस्तरां में मेहमानों का मनोरंजन करते थे, इसलिए लूजिन प्रबंधक लियू से काफी परिचित था। यह इसलिए था क्योंकि लूजिन ने प्रबंधक लियू से सुना था कि उनके विभाग के प्रमुख व्यक्ति, कार्यकारी शेफ लो वेनले, इन दिनों ड्यूटी पर थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का फैसला किया। अपने माता पिता के परिचय के माध्यम से लूजिन डिम्पल को काफी समय से जानता था। परिवार की स्थिति में अंतर को देखते हुए उसके माता पिता हमेशा डिम्पल का पीछा करने में उसका समर्थन करते थे। उसे छोड़ भी दें, डिम्पल की आश्चर्यजनक सुंदरता लूजिन को मोहित करने के लिए काफी थी। दुर्भाग्य से आमतौर पर लड़कियों को पटाने में सफल होने के बावजूद लूजिन डिम्पल के करीब नहीं आ सका। हालांकि उसे लगता था कि वे एक दूसरे से काफी परिचित हैं, लूजिन देख सकता था कि डिम्पल केवल उसके प्रति सती मित्रता रखती थी। आधे साल बाद भी उसे उसके साथ एक भी डेट नहीं मिली थी। युवा मास्टर लू चिंतित थे। उसके सभी सामान्य तरीके, हास्य, पैसा खर्च करने की इच्छा, सभाएं आयोजित करना और पासा राजा बनना डिम्पल जैसी किसी के सामने बेकार थे। सौभाग्य से वह डिम्पल को इतना अच्छी तरह से जानता था कि वह एक मानक फूडी थी। इसलिए उसने लो वेनले कार्ड खेला और सफलतापूर्वक डिम्पल को मना लिया। उसके जन्मदिन के भोज के लिए एक रेस्तरां बुक करने में उसकी मदद की। लूजिन के लिए यह एक महत्वपूर्ण सफलता जैसा लगा। अगर मैं तुम्हारा जन्मदिन व्यवस्थित कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से मैं सामान्य दोस्तों से ऊपर हूं, है ना? लेकिन अब शेफ लो के पास समय नहीं है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद लूजिन को केवल ये निराशाजनक खबर मिली, जो उसे अस्वीकार्य लगी। ठीक है, मुझे माफ करना युवा मास्टर लू। मैंने पहले ही शेफ लो से सलाह ली थी और वह मदद करने के लिए बहुत इच्छुक थे, लेकिन आखिरी मिनट में कुछ जरूरी काम आ गया। लियू जिमिंग बाहर से अजीब लग रहा था, लेकिन अंदर से शांत था, यहां तक कि तिरस्कार का भाव भी था। वह ठीक ठीक जानता था कि क्या हुआ था। मूल रूप से लू जिन जैसे कुछ हद तक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए शेफ लो संबंध बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से खाना बनाने को तैयार होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि राष्ट्रपति स्वीट में रहने वाला प्रतिष्ठित अतिथि भी आज खाना खा रहा है। तुलनात्मक रूप से लू जिन की प्राथमिकता को पीछे हटना पड़ा। हालांकि लू जिन की पारिवारिक कंपनी रेस्तरां में सालाना लगभग 2 लाख खर्च करती है, उस अतिथि के आधे महीने के ठहरने की लागत अकेले लगभग 4 लाख थी। ध्यान रहे, ये सिर्फ आवास के लिए है। चुनाव स्पष्ट था, लेकिन अगर लियू जिमिंग को सच में परवाह होती, तो चीजों को समायोजित करने का अभी भी एक तरीका था। वह शेफ लो का समय पहले से बुक कर सकता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि शेफ लो होटल की प्रतिष्ठा के लिए पहले लू जिन को परोसेंगे। मुद्दा ये था, लियू जिमिंग को मूल रूप से परवाह नहीं थी, एक साधारण कारण के लिए। एक दूसरे से परिचित होने के बावजूद और लू जिन के परिवार के रेस्तरां में बार बार होने वाली सभाओं के बावजूद युवा मास्टर लू ने अपनी कमीशन से भारी कटौती की। धन और कंजूसी परस्पर अनन्य नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर लियू जिमिंग को लू जिन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। इस प्रकार जबकि लियू जिमिंग ने बाहर से खेद जताया, उसने अंदर कोई उथल पुथल महसूस नहीं की और केवल लू जिन को शांत करने के लिए एक कोमल बहाना पेश किया। चिंता मत करो युवा मास्टर लू, मैं एक और शीर्ष रैंकिंग वाले हेड शेफ को व्यक्तिगत रूप से भोजन तैयार करने की व्यवस्था करूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप सभी का भोजन का अनुभव शानदार हो। लू जिन का नाखुश चेहरा देखकर लियू जिमिंग ने जल्दी से आश्वस्त मुस्कान के साथ अपनी छाती थपथपाई। ठीक है,
ठीक है फिर। हालात को देखते हुए लू जिन भी शेफ लो को जबरदस्ती घसीट नहीं सकता था। अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के साथ शेफ उस पर कोई एहसान नहीं करते थे। हालांकि लू जिन को ऐसा लगा जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो, वह अनिच्छा से ही सिर हिला सका। कमरे में वापस जाते समय लू जिन ने भौहें सिकुड़ी, ये सोचते हुए कि वह डिम्पल को ये कैसे समझाएगा। विचलित होकर वह सीधे अपनी ओर आ रहे किसी व्यक्ति से टकरा गया। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? बुरे मूड में लू जिन ने माफी मांगने की नहीं सोची, बल्कि चिढ़कर ऊपर देखा। उसकी नजरें उस व्यक्ति से मिली जो उसे भौहें सिकुड़कर वापस देख रहा था। अध्याय 26 सबसे बड़ा अच्छा पानी जैसा है संयुक्त। क्या तुम? जैसे ही लू जिन ने इस व्यक्ति को देखा, उसे लगा कि वह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छी याददाश्त के साथ उसने जल्दी से उस व्यक्ति का नाम याद किया, आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा, जिसे अचानक किसी ने टक्कर मार दी थी, ये भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इस असभ्य युवक को पहले कहाँ देखा था। ये जानकर कि डिम्पल वांडा होटल में जन्मदिन का भोज दे रही है, आर्यन शर्मा ने जल्दी से कुछ यादों को जोड़ा और उसकी ओर इशारा किया। लू, क्या था फिर से? ... लू जिन का चेहरा काला पड़ गया। क्या उसने वास्तव में लोगों पर इतनी कम छाप छोड़ी थी? खासकर जब उसे याद न करने वाला व्यक्ति आर्यन शर्मा था, जिसका उसने कुछ समय तक पीछा किया था। उसके दिल में गुस्सा और भी ज्यादा था। उनकी जान पहचान काफी साधारण थी। बस आज से 6.5 महीने पहले एक दिन लू जिन डिम्पल को क्रिसमस का उपहार देने के लिए काइयुन विश्वविद्यालय गया और संयोग से आर्यन शर्मा से टकरा गया, जो डिम्पल को छात्रावास वापस लाया ही था। उस समय लू जिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे और डिम्पल जैसी किसी देवी जैसी लड़की के स्कूल में निश्चित रूप से बहुत सारे प्रशंसक होंगे। इसलिए उसे स्पष्ट रूप से गरीब छात्र आर्यन शर्मा से कोई खास आपत्ति नहीं थी। लू जिन को आर्यन शर्मा का नाम याद रहने का कारण कुछ समय पहले की बात है, जब उसने डिम्पल की एक गर्लफ्रेंड के साथ गुप्त रूप से संबंध बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। बिस्तर में उस थोड़ी नाराज गर्लफ्रेंड ने उसे डिम्पल के बारे में सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। ये जानकर कि डिम्पल का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, लू जिन पूरी तरह से रोमांचित हो गया। इतनी खूबसूरत महिला, और वह अभी भी एक अनछुई मूल थी। उपन्यास भी ऐसी बातें लिखने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन डिम्पल लगभग एक लड़के के साथ जुड़ गई थी, और वह लड़का आर्यन शर्मा था। शुरुआत में लू जिन थोड़ा सावधान था, लेकिन आर्यन शर्मा की बुनियादी पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा सोच रहा था। इस तरह के हारे हुए व्यक्ति में उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता भी नहीं थी। उसे बस यहाँ उससे टकराने की उम्मीद नहीं थी। तुलनात्मक रूप से आर्यन शर्मा को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वह क्रिसमस वास्तव में विश्वविद्यालय के दिनों में आर्यन शर्मा और डिम्पल द्वारा अकेले बिताया गया आखिरी समय था। भाग्य के एक झटके से उनमें से कोई भी जश्न मनाने के लिए बाहर नहीं गया और संयोग से परिसर में मिल गए, साथ में टहलते हुए। प्रक्रिया नीरस थी, शायद कुछ किशोर रोमांटिक भावनाओं को छिपा रही थी, लेकिन अंत में जब वे सबसे चमकीली स्ट्रीट लाइट के नीचे चले, तो वास्तविकता की रोशनी ने उनकी परछाइयों को फिर से अलग कर दिया। ये लू जिन है, मेरे परिवार के दोस्त का भाई। आर्यन शर्मा, मेरा सहपाठी। डिम्पल का परिचय पारंपरिक था, लेकिन कम से कम उस क्षण आर्यन शर्मा ने लू जिन के पीछे पोस्टकैन पर नजर डाली और आखिरकार जाने दिया। गरीब युवाओं को मत सताओ के बारे में कोई तुच्छ नाराजगी नहीं थी, न ही कोई 30 साल की पूर्वी नदी का जोश था। ये बस सीधा और सरल था। जैसे ही आर्यन शर्मा मुड़ा और चला गया, सभी विचारों को समाप्त कर दिया। लू जिन और डिम्पल का जो भी रिश्ता था वह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि वह और डिम्पल आखिरकार एक ही दुनिया के नहीं थे। क्या तुम भी जन्मदिन के भोज के लिए यहाँ हो? लू जिन ने आर्यन शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा, उपहास करते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारा नकली पहनावा वास्तव में काफी असली लग रहा है। इस समय आर्यन शर्मा ने एलवी सूट पहना हुआ था। हालांकि यह औपचारिक पोशाक थी, लेकिन शैली अपेक्षाकृत आकस्मिक थी। इस तरह वह शेफ लो के विनम्र निमंत्रण का सम्मान कर सकता था बिना ज्यादा जकड़ा हुआ महसूस किए। आर्यन शर्मा को यह बिल्कुल सही लगा, लेकिन लू जिन को उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह जरूर कोई नकली चीज होगी जो आर्यन शर्मा ने किसे पता कहां से सिर्फ दिखावे के लिए हासिल की होगी। थोड़ी सी जानकारी। अधिकांश लोग जो विलासिता के सामान खरीदने में सक्षम होते हैं, वास्तव में उनकी पहचान करने की क्षमता कम होती है। ये वे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, जो अक्सर विवरण बता सकते हैं।
उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि जैक मा को परवाह है कि उनके कपड़े किस श्रृंखला या सामग्री से बने हैं? उसे बस अपने जीवन सहायक से कपड़े लेने की जरूरत है। एक बात जिसने लू जिन को हैरान किया वह ये थी कि महिला वेटर जो आर्यन शर्मा का मार्गदर्शन करती हुई लग रही थी, वह उल्लेखनीय रूप से उच्च गुणवत्ता वाली थी, लगातार मुस्कुरा रही थी और उनके बातचीत करते समय चुपचाप उनके बगल में खड़ी थी। है ना? मुझे भी लगता है कि यह काफी उबेदितेलनीज है। वर्तमान आर्यन शर्मा अब स्ट्रीटलाइट की छाया में खड़ा लड़का नहीं था। शांत मन के साथ उसने पाया कि वह लू जिन के साथ मजाक भी कर सकता है। तुम नहीं कहोगे, तुम सच में नहीं कहोगे। कारीगरी प्रभावशाली है, एक भी ढीला धागा नहीं दिख रहा है, और शैली एलवी की नई लाइन जैसी लगती है। लू जिन ने आर्यन शर्मा के कंधे पर खींचा, काफी मजेदार तरीके से कहा। हाँ, इस क्षण बेला खुद को रोक नहीं सकी और हंस पड़ी। आर्यन शर्मा और लू जिन दोनों को उसकी ओर देखते हुए देखकर बेला ने जल्दी से माफी मांगी, माफ करना। ये वास्तव में एक नौसिखिया गलती थी, क्योंकि वह एक पेशेवर थी और सामान्य रूप से हंसती नहीं थी। लू जिन थोड़ा हैरान था, लेकिन आर्यन शर्मा को दिखावा करते देखकर उसके मन में कुछ शरारती विचार आए। अगर वह आर्यन शर्मा को मुख्य मेज पर ले जा सकता है, तो डिम्पल की गर्लफ्रेंड की तीखी जबान से वे निश्चित रूप से आर्यन शर्मा को नकली सामान पहनने के लिए लगभग कुछ भी नहीं कहकर उपहास करेगी, और फिर देखते हैं कि वह यहाँ कैसे टिक सकता है। लू जिन मन ही मन मुस्कुराया, फिर गर्मजोशी से आर्यन शर्मा के कंधे पर हाथ रखा। चलो, कमरा इस तरफ है। अरे तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इसे ले जाता हूँ। आर्यन शर्मा ने चतुराई से लू जिन का हाथ हटा दिया और साथ ही बेला की ओर देखा। उसे सिर हिलाते हुए देखकर वह जान गया कि वह सही दिशा में जा रहा है, इसलिए वह लू जिन के साथ साथ चला। लू जिन ने बेला की ओर उत्सुकता से देखा, जो उनका पूरा रास्ता पीछा कर रही थी, ये सोचते हुए कि यह वेटर थोड़ी ज्यादा ही समर्पित है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अध्याय 27, सबसे बड़ा अच्छा पानी जैसा है, संयुक्त खंड _2। पहाड़ी और नदी हॉल के दरवाजे पर पहुंचने तक लू जिन निजी कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने देखा कि बेला अचानक आगे बढ़ी और फिर बगल के बड़े स्वर्णमंडित हॉल का दरवाजा खोल दिया। मिस्टर आर्यन, ये कमरा है, कृपया अंदर आइए, मैं शेफ लो को सूचित करती हूँ। लू जिन वहीं खड़ा रहा, अवाक होकर देखता रहा जैसे आर्यन शर्मा स्वर्णमंडित हॉल के दरवाजे पर गया, और फिर आर्यन शर्मा मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। भले ही मैं जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके दयालु भाव की सराहना करता हूँ। मुझे आज ही एहसास हुआ, आप वास्तव में काफी दिलचस्प हैं। आर्यन शर्मा के बोलने के बाद वह निजी कमरे में चला गया और बेला ने उसका दरवाजा बंद करने में मदद की, जबकि उसने अपने ईयरपीस को दबाया और कुछ अज्ञात कहा। ... फिर लू जिन ने एक युवा वेटर को दौड़ते हुए आते और स्वर्णमंडित हॉल के दरवाजे पर पहरा देते हुए देखा। जब मिस्टर आर्यन भोजन कर रहे हों तो किसी को भी परेशान न करने दें, बेला ने निर्देश दिया, फिर जल्दी से रसोई की ओर चली गई। केवल इस क्षण में कुछ हद तक हैरान लू जिन होश में आया, हालांकि उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। उसने युवा वेटर की सतर्क आंखों को देखा और महसूस किया कि बेला जिस दूसरों का जिक्र कर रही थी, वह स्पष्ट रूप से खुद था। लेकिन अब उसके लिए जो मायने रखता था वह ये नहीं था, बल्कि वह शब्द थे जो महिला और आर्यन शर्मा ने अभी अभी आपस में कहे थे। शेफ लो? कौन सा शेफ लो? क्या ये हो सकता है? लू जिन को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसके सामने की स्थिति बनावटी नहीं लग रही थी। इस क्षण उसे आर्यन शर्मा के कपड़ों की बनावट याद आई जब वे पहले एक दूसरे से टकराए थे, और ऐसा लगा शायद पूरी तरह से नकली नहीं था। लेकिन आर्यन शर्मा, वह क्यों? असंभव, बिल्कुल असंभव। लू जिन बिना किसी जवाब के हैरान था। ... बड़ी बहन नैना, हमने आपको अभी होटल के प्रवेश द्वार पर देखा। पहाड़ी और नदी हॉल के निजी कमरे के अंदर नैना के साथ नाम बदलने के बाद युविका ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? नैना ये सुनकर थोड़ी चौंक गई। हाँ, हमने आपको उस अल्फाट से उतरते हुए देखा, और वैसे जिस दोस्त ने आपको छोड़ा वह हमारे एक सहपाठी जैसा दिखता है। ललित ने मजाक किया। ये काफी संयोग है, नैना ने विनम्रता से जवाब दिया, और बातचीत एक बार फिर रुक गई। ललित और युविका ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में थोड़ी बेबसी देखी। इस बड़ी बहन नैना का व्यक्तित्व उसकी उपस्थिति जितना ही ठंडा था। वे बातचीत के विषय खोजने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभाव कम ही लग रहा था। नैना ने अपना सिर झुकाया, शायद इसलिए कि उन्होंने जिस दोस्त शब्द का उल्लेख किया था वह उसे छू गया था।
उसने स्वाभाविक रूप से अपना फोन चेक किया। व्हाट्सएप पर एक दूसरे को जोड़ने के बाद नैना ने पहल करते हुए एक संदेश भेजा। सामग्री सरल थी, बस उसका नाम नैना। ये साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये नैना के लिए पहले से ही एक बड़ी सफलता थी। लेकिन जिस बात ने उसे परेशान किया वह ये थी कि आर्यन शर्मा ने अभी तक जवाब नहीं दिया था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी आर्यन शर्मा का नाम नहीं जानती थी। ऐसे रिश्ते के साथ क्या उन्हें सच में दोस्त माना जा सकता है? जैसे ही ललित और कुछ अन्य सहपाठी अजीब माहौल से बचने के लिए नैना से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, निजी कमरे का दरवाजा खुला और लू जिन जटिल भाव के साथ अंदर चला गया। लू जिन, आखिरकार तुम वापस आ गए। सबको भूख लगी है, क्या हम खाना परोसना शुरू कर सकते हैं? डिम्पल जल्दी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज बेरोक टोक थी और कमरे में तस्वीरें ले रहे और बातचीत कर रहे बाकी सभी लोग देखने लगे। शाम के 7 बज रहे थे और जो लोग जल्दी आए थे वे 1 घंटे से ज्यादा समय से बैठे थे और वास्तव में थोड़े बेचैन थे। लू जिन, क्या इसलिए इतना समय लग रहा है क्योंकि शेफ लो हमारे लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहे हैं? अंदर की मेज से एक युवक पेट रगड़ते हुए और हंसते हुए आगे बढ़ा। इस भोजन के लिए मैंने दोपहर का भोजन भी छोड़ दिया, और अगर 2 किंग क्रैब या कुछ और नहीं हुआ तो मुझसे संतुष्ट होने की उम्मीद मत करना। अरे बाप रे, युवा मास्टर झांग, क्या यही आपकी आकांक्षा है? राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले प्रसिद्ध शेफ के मुकाबले किंग क्रैब क्या है? हमें आज सभी के चखने के लिए ड्रैगन लीवर या फीनिक्स मैरो जितना भव्य कुछ उम्मीद करनी चाहिए। शाम की पोशाक में एक और लड़की हंसते हुए शामिल हुई, छेड़ते हुए। अरे छोटी ही, इसे कम मत समझो। इस स्तर के शेफ शाही व्यंजन तैयार कर रहे होंगे, और 100 पक्षियों का फीनिक्स को श्रद्धांजलि नामक एक प्रसिद्ध व्यंजन है। वाह, तो हमें एक शानदार दावत मिलने वाली है। क्योंकि डिम्पल ने पहले ही जन्मदिन के ग्रुप चैट में संकेत दे दिया था, ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्कुराते हुए बातचीत में शामिल हुए, जाहिर तौर पर उस महान शेफ द्वारा व्यक्तिगत रूप से खाना बनाने को लेकर बहुत उत्साहित थे। और इसी समय फोन लू, जो तब से आसपास घुल-मिल रही थी जब ललित और अन्य लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे, सहपाठियों को समझा रही थी। ये व्यक्ति लू जिन है, इसका परिवार काफी धनी है और इसी ने छोटी डिम्पल के लिए इस भोज का आयोजन किया है। कहते हैं कि होटल के कार्यकारी शेफ व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए खाना बनाएंगे। कार्यकारी शेफ, हालांकि सभी इस शब्द से पूरी तरह से परिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्वाभाविक रूप से आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किया। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लू जिन, जो काफी देर से नहीं बोला था, हमेशा ज्यादा परेशान होता जा रहा था। उसने मूल रूप से डिम्पल को निजी तौर पर समझाने का इरादा किया था, लेकिन अब सभी उसे देख रहे थे, अपने संतुलन के साथ भी। वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। और डिम्पल अनजान नहीं थी, उसने लू जिन की लंबी चुप्पी से कुछ गड़बड़ महसूस किया था, और उसकी मुस्कान फीकी पड़ रही थी। लू जिन, वास्तव में क्या हो रहा है? बात यह है कि शेफ लो को अचानक कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए। डिम्पल के संबोधन के तरीके में बदलाव देखकर, जो उसके गुस्से का संकेत दे रहा था, लू जिन ने जल्दी से हिम्मत जुटाई और समझाया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन निश्चिंत रहें, रेस्तरां में एक और बहुत प्रसिद्ध शेफ आ रहा है, और व्यंजन जल्द ही परोसे जाएंगे। अध्याय 28, सबसे बड़ा अच्छा पानी जैसा है, संयुक्त भाग 2-3। किसी को भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, और एक पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। सबसे पहले युवा मास्टर झांग बोले, जिनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से कुछ नाराजगी दिख रही थी, लेकिन वे और कुछ नहीं कह सके, हालांकि लड़कियों को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो हमने 2 घंटे इंतजार किया और आखिर में कुछ नहीं मिला। हो, ठीक है ठीक है। ओह लू जिन, अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं थी तो तुम्हें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। हम सोफिटेल में समुद्री भोजन के लिए भी जा सकते थे, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर यह 5 स्टार डाइनिंग है तो क्या फर्क पड़ता है? इतना मत कहो, ये डिम्पल का जन्मदिन है। हमारी राय व्यक्त करने की कोई जगह नहीं है। बेशक ऐसा लगता है कि युवा मास्टर लू को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि डिम्पल कैसा महसूस करती है। लग्जरी ब्रांडों में सजी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए छेड़ा, लेकिन उनके शब्द तीखे थे। ... लू जिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह डिम्पल की दिखावटी सहेलियों की तीखी जबान सहने वाला पहला व्यक्ति होगा, और उसे खूब पसीना आ रहा था। ठीक है, अच्छी तैयारी न करने में मेरी गलती है। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। चलो अभी के लिए एक साधारण 5 स्टार भोजन से काम चलाते हैं। मैं किसी और दिन इसकी भरपाई करूंगा। इस बिंदु पर डिम्पल गहरी सांस लेने के बाद पहले ही अपनी मुस्कान वापस पा चुका था। हंसते हुए उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो?
ये तुम्हारा जन्मदिन है, तुम बॉस हो। हमें कोई शिकायत कैसे हो सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारी गलती है, डिम्पल। अगर तुमने हमें स्ट्रीट फूड के लिए भी बुलाया होता तो हम प्लेटें चाटकर साफ कर देते। हे, हम कैसे चाटेंगे? क्या आप प्रदर्शन करना चाहेंगे? बंद करो इसे, ये सार्वजनिक जगह है। लड़कियों के समूह के हंसने और मजाक करने के साथ कमरे का माहौल सामान्य होता दिख रहा था, लेकिन लूजिन और भी ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि डिम्पल ने उसे मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। पूरी प्रक्रिया के दौरान डिम्पल ने उसकी ओर नहीं देखा, जिससे उसे लगा कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। स्वर्णमंडित हॉल के अंदर आर्यन शर्मा अकेले एक गोल मेज पर बैठा था, जिस पर पेय मेनू रखा हुआ था। थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। क्या सिर्फ अपने लिए खाने के लिए इतना बड़ा कमरा रखना थोड़ा ज्यादा खर्चीला नहीं था? लेकिन कुछ मिनट बाद जब कमरे का दरवाजा खुला और वेटर का एक समूह बेला के पीछे पीछे अंदर आया, जल्दी से एक अस्थायी खाना पकाने का स्टेशन स्थापित किया, तो आर्यन शर्मा को एहसास हुआ कि बेला ने जिस विशेष रात्रिभोज का उल्लेख किया था वह वास्तव में कुछ खास था। अंतिम प्रवेश करने वाला एक शेफ की वर्दी में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसका चेहरा दयालु था, जो मुस्कुराते हुए आर्यन शर्मा के पास आया, जिससे आर्यन शर्मा खड़ा हो गया और उससे हाथ मिलाया। मिस्टर आर्यन, नमस्ते, मैं लो वेनले हूँ, वांडा मंडारिन होटल का कार्यकारी शेफ। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शेफ लो, आप बहुत दयालु हैं। मैंने आपकी प्रतिष्ठा की बहुत प्रशंसा सुनी है। आपके हाथों से बना खाना चखना मेरे लिए सम्मान की बात है। अभी अभी नहाकर आर्यन शर्मा ने थोड़ा इंटरनेट पर खोजा था। जब उसने शेफ लो वेनले की एंट्री देखी तो आर्यन शर्मा, जिसकी पहले से ही कुछ उम्मीदें थीं, फिर भी चौंक गया। इन दिनों व्यक्तिगत प्रोफाइल होना असामान्य नहीं था, कोई भी बना सकता था, लेकिन सूचीबद्ध विभिन्न सम्मानों को गढ़ा नहीं जा सकता था। शेफ लो वेनले पाककला की दुनिया में एक किंवदंती थे। अपने शुरुआती 20वें दशक में उन्होंने कई जाने माने पुराने दिग्गजों को हराकर राष्ट्रीय शेफ प्रतियोगिता जीती थी और बार बार जीतते रहे। इसके अतिरिक्त अपनी खोज के माध्यम से आर्यन शर्मा ने एक गलत धारणा को सुधारा। सख्ती से कहें तो एक कार्यकारी शेफ अब सिर्फ एक शेफ नहीं था, बल्कि होटल के भोजन में एक वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका थी, और वे शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से खाना बनाते थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से उसके लिए भोजन तैयार करना जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा महत्व रखता था। यही कारण है कि आर्यन शर्मा इतना विनम्र था। शेफ लो वेनले ने फिर आर्यन शर्मा की आहार संबंधी प्रतिबंधों और पाककला संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में ध्यान से पूछताछ की, इससे पहले कि वे खाना पकाने के स्टेशन पर आगे बढ़े। तो मैं शुरू करता हूँ। शेफ लो वेनले ने पहला व्यंजन तैयार करना शुरू किया, जिसमें कई शेफ और वेटर ने उनकी सहायता की। मिस्टर आर्यन, इस व्यंजन का नाम है पानी जैसा सर्वोत्तम, मेरे अभिनव हस्ताक्षर होटल व्यंजनों में से एक। मैंने पहली बार इसी व्यंजन से शेफ प्रतियोगिता जीती थी। सामग्री संभालते हुए शेफ लो वेनले आर्यन शर्मा की ओर मुस्कुराए और कहा, अगर आपकी रुचि है तो आप करीब आ सकते हैं, क्योंकि इस व्यंजन का सार इसकी सामग्री की तैयारी में है। आर्यन शर्मा उत्सुक होकर देखने के लिए आगे बढ़ा। एक नज़र के बाद आर्यन शर्मा समझ गया कि व्यंजन को पानी जैसा सर्वोत्तम क्यों कहा गया था। इसका मुख्य घटक चावल की ईल थी। जैसे ही उसने शेफ लो वेनले से बातचीत की और उन्हें खाना बनाते हुए देखा, आर्यन शर्मा धीरे धीरे अनुभव का आनंद लेने लगा। लो वेनले जैसे शेफ के लिए सामग्री को संभालने में साधारण चाकू कौशल भी देखने में आनंददायक था। ये सिर्फ एक रात का खाना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे लो वेनले ने अपनी उत्कृष्ट पाक प्रतिभा से उसे पाककला की उत्कृष्ट कृतियों की एक कला गैलरी में ले जाया हो। इसके अतिरिक्त शेफ लो वेनले खुद काफी बातूनी थे, बातचीत में आकर्षक भोजन संबंधी विषयों को बुनते थे, अक्सर आर्यन शर्मा के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान लाते थे और उनके क्षितिज को विस्तृत करते थे। जल्द ही पहला व्यंजन मेज पर परोसा गया। शेफ लो वेनले के सुझाव पर आर्यन शर्मा ने एक बढ़िया रेड वाइन की बोतल मंगवाई जो स्वादों को पूरक करेगी। थोड़ी महंगी थी, 5,888 युआन। लेकिन आर्यन शर्मा अच्छी तरह से जानता था कि भोजन के मूल्य की तुलना में ये कीमत नगण्य थी, इसलिए उससे कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही शेफ लो वेनले ने लगातार कई व्यंजन तैयार किए और एक छोटा ब्रेक लिया, आर्यन शर्मा ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने एक साथ शराब और बातचीत का आनंद लिया। रात के खाने से आर्यन शर्मा मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट महसूस कर रहा था। शेफ लो वेनले ने जानबूझकर प्रदर्शन करते हुए सुनिश्चित किया कि हालांकि सामग्री प्रचुर मात्रा में थी, प्रत्येक व्यंजन छोटे भागों में परोसा गया था।
जब आर्यन शर्मा ने अपने सामने के अधिकांश व्यंजन खा लिए थे, तो शेफ लो वेनले अपना काम जारी रखने के लिए उठ गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि आर्यन शर्मा ठंडे व्यंजन नहीं खाएगा। आधा पेट भरा हुआ महसूस करते हुए आर्यन शर्मा ने ब्रेक लेने का फैसला किया। अपना फोन उठाया तो पाया कि इतने कम समय में अनपढ़े संदेशों का ढेर लग गया था। ओह, लगता है मैं नैना को जवाब देना भूल गया। आर्यन शर्मा ने अपना माथा ठोका कुछ याद करते हुए और अपना फोन अनलॉक किया तो पाया कि कई संदेश ली चेन के थे जो उसकी व्याकुल शिकायतों से भरे थे। अध्याय 29 आर्यन शर्मा का उपहार 2-in-1। कुत्ते भाई, क्या तुमने 100 पक्षियों का फीनिक्स को श्रद्धांजलि के बारे में सुना है? आर्यन शर्मा ने अपने फोन पर ललित का संदेश देखा, साथ ही रहस्यमय मुस्कान वाला इमोजी भी, और थोड़ा चौंक गया। उसने व्यस्त शेफ लो की ओर देखा और पूछने का मन हुआ, तुम्हें कैसे पता कि मैं वह खाने वाला हूं? लेकिन आर्यन शर्मा के जवाब देने से पहले ललित का एक और संदेश आ गया। माफ करना, मैं सारी शेखी वापस लेता हूं, लगता है 100 पक्षी नहीं हो रहा है। कमरे का माहौल भी अजीब है। ... यह क्या बकवास है? आर्यन शर्मा ने हैरान होकर पूछा। कुत्ते भाई, तुम्हें शायद पता नहीं। ललित ने मोटे तौर पर पिछली कहानी बताई और आर्यन शर्मा एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने स्वाभाविक रूप से लो वेनले की ओर देखा जो सावधानी से उसका अगला व्यंजन पका रहे थे। तो इसका मुझसे कुछ लेना देना था। आर्यन शर्मा ने सोचा कि जरूर कोई गड़बड़ी हुई होगी। क्लिक। इसलिए आर्यन शर्मा ने शेफ लो के खाना बनाते हुए एक तस्वीर खींची और उसे ललित को भेज दी जो उसके बारे में शेखी बघार रहा था। तो क्या तुम इस 100 पक्षी और इस शेफ लो के बारे में बात कर रहे हो? आर्यन शर्मा दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने करीबी रूममेट के सामने थोड़ी शेखी बघारने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि ललित के संदेश का जवाब देने के बाद असली समस्या अभी भी हल होनी बाकी थी। भले ही वे दोनों अब अजनबी थे, आर्यन शर्मा को अभी भी याद था कि उसने एक बार उसे कैसे प्रोत्साहित किया था। अपनी यादों में डिम्पल वास्तव में एक अच्छी लड़की थी। ये वास्तव में किसी की गलती नहीं थी कि वे एक साथ नहीं हो पाए। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी डिम्पल को एक अच्छा उपहार नहीं दिया था। आज एक छोटा सा अवसर लग रहा था। फूह, इतनी जल्दी डिम्पल से फिर से टकराने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन शर्मा ने विचारपूर्वक हंसा, फिर लो वेनले की ओर देखा और कहा, शेफ लो, क्या मैं आपसे एक एहसान करवा सकता हूं? जरूर, कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, कृपया आगे बढ़ें। ... पहाड़ी और नदी हॉल के अंदर। वाह, आर्यन शर्मा को ये तस्वीर कहां से मिली? काफी असली लग रही है। ललित ने आर्यन शर्मा द्वारा भेजी गई तस्वीर पर नजर डाली और अपनी जीभ दबाए बिना नहीं रह सका। कौन सी तस्वीर? उसके बगल में बैठी और ललित का विस्मयादिबोधक सुनकर युविका उत्सुकता से देखने के लिए झुकी। अरे, इस तस्वीर का बैकग्राउंड हमारे प्राइवेट कमरे जैसा लगता है। युविका ने एक अनदेखा स्थान बताया। कौन सी तस्वीर? उनके बगल में खाने का इंतजार कर रही फोंग लू भी झुकी और एक नजर डालने के बाद आश्चर्य से चिल्लाई, ये शेफ लो वेनले हैं। मैंने अभी उनकी तस्वीरें खोजी। क्या? ललित एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसा, कुत्ते भाई की शेखी काफी असली लगती है। जो नहीं जानते वे सच में मूर्ख बन सकते हैं। अकेले बैठकर उदासी से पी रहे लू जिन ने उन्हें आर्यन शर्मा पर चर्चा करते सुना और पिछली एक घटना को याद करते हुए उसका मुंह फड़क उठा। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। भले ही किसी और को पता न हो, लू जिन को इस क्षण एक अस्पष्ट भावना के साथ याद आया कि उसने जो सुना वह बहुत संभवतः सच हो सकता है। हालांकि वह वांडा होटल के एक उन्नत स्वीट में नहीं ठहरा था। आर्यन शर्मा के साथ आए महिला नौकरानी कुछ हद तक होटल के कमरे के बटले की तरह कपड़े पहने हुई थी। अगर उसका अनुमान भी सही था तो सब कुछ समझ में आ गया। हालांकि इसे याद करने से लू जिन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कम से कम किसी और को इस मामले के बारे में पता नहीं था और इसे अनदेखा करना बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मुख्य मेज पर बैठे लोगों की अजीब निगाहें ही थीं जिसने वास्तव में लू जिन को बेचैन कर दिया। और मेजबान के रूप में डिम्पल लगभग कभी नहीं बैठी। ऐसा लग रहा था कि वह सभी के साथ हंस रही है और बातचीत कर रही है, लेकिन वे सभी जानते थे कि वह चीजों को अजीब होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बैठने की व्यवस्था उस समय काफी दिलचस्प थी। नैना और लू जिन बाहरी मेजों पर थे। पूर्व को वहां ज्यादा आरामदायक लग रहा था और बाद वाला पूरी तरह से मुख्य मेज के माहौल को सहन करने में असमर्थ था। आखिरकार मुख्य मेज पर बैठे लोगों की छेड़छाड़ लू जिन को सहनी पड़ी, लेकिन उसे डिम्पल के सहपाठियों के प्रति कोई दायित्व महसूस नहीं हुआ, जो वैसे भी उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
जल्दी जल्दी। निजी कमरे का दरवाजा खुला और लियू जिमिंग पसीने से लथपथ वेटर को और व्यंजन लाने का इशारा कर रहा था। उसे देखकर लू जिन, जो इसके बारे में सोचते ही और ज्यादा गुस्सा हो रहा था, को ऐसा लगा जैसे उसे गुस्सा निकालने का कोई लक्ष्य मिल गया हो। प्रबंधक लियू, आज इतनी देर क्यों हो रही है? इतना समय हो गया है और केवल कुछ ही व्यंजन परोसे गए हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि हमारे कमरे के व्यंजन प्राथमिकता पर हैं? लू जिन ने अपना वाइन ग्लास पटक दिया और बिना किसी शिष्टाचार के मान की। मिस्टर लू, रसोई वाकई व्यस्त है। चिंता मत करो, मैं उन्हें धक्का दे रहा हूं। कृपया सब लोग खाना शुरू करो, जो हमारे पास है उसका आनंद लो। लियू जिमिंग ने अंदर ही अंदर कोसते हुए माफी मांगी। धीमा, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं। वह लू जिन की अंदरूनी उथल पुथल से अनजान था, केवल यह महसूस कर रहा था कि लू जिन आज हमेशा से ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। लियू जिमिंग के जाने के बाद मुख्य मेज पर माहौल ठीक रहा, लेकिन बाहरी मेज पर लू जिन के गुस्से के कारण अनिवार्य रूप से ठंडा हो गया। अभी भी बेचैन महसूस करते हुए लू जिन ने ललित और अन्य लोगों को चुप देखा, भौहें सिकुड़ी और एक डेकेंटर उठाया, मेज को उकसाते हुए। चलो मेरे साथ पियो। तुम सब क्यों नहीं पी रहे हो? लाओ मैं तुम्हें कुछ डालता हूं। वे सच में नहीं पीते और मैं सफेद शराब भी नहीं पी सकता। मैं तुम्हारे साथ रेड वाइन ही पीऊंगा। लड़कियों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल ललित, जो उसके बगल में बैठा था, ने विनम्रता से अपना गिलास उठाया। चलो, असली मर्द रेड नहीं पीते। लू जिन ने ललित को शराब डालने पर जोर दिया। दोस्त, ये खरगोश वर्ष की माउताई है। तुम्हें शायद यह अक्सर चखने को नहीं मिलती होगी। एक बार कोशिश करो। ललित का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सफेद शराब नहीं पी सकता। सच में। पीना नशे में धुत होने से डरने के बारे में नहीं है। मैं इतना आगे बढ़ गया हूं और तुम मेरा लिहाज नहीं कर रहे हो। लू जिन का चेहरा काला पड़ गया। क्या लिहाज और सम्मान परस्पर नहीं होते? तुमने पहले ही दूसरों का मर्दाना न होने के लिए मजाक उड़ाया है। ललित ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन किसी ने एक वाक्य बड़बड़ाया। आवाज न ज्यादा तेज थी न ज्यादा धीमी, बस इतनी कि लू जिन सुन सके। लू जिन ने भौहें सिकुड़ी और ऊपर देखा। वह फोंग लू नाम की लड़की थी। अगर यह सिर्फ फोंग लू की असंतुष्टि होती तो लू जिन आमतौर पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि संयोग से इस क्षण फोंग लू के बगल में बैठी मियाओ शाओलिंग ने भी एक वाक्य बड़बड़ाया। इतना बड़ा शॉट, लेकिन शेफ लो को भी नहीं ला सका, है ना? ... मियाओ शाओलिंग ली चेन पर लू जिन के दबाव से कुछ हद तक असंतुष्ट थी और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे ये बात कह दी। फिर भी इस वाक्य ने निस्संदेह लू जिन की शर्मिंदगी को चोट पहुंचाई, जिससे उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने क्या कहा? तुमने सुना? मियाओ शाओलिंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी एक वाक्य के साथ पलटवार किया। धड़ाम। जियाओ हे और दूसरों के उपहास और आज की कई निराशाओं से पहले से ही चिड़चिड़े लू जिन ने शराब के प्रभाव में जबरदस्ती अपनी भावनाओं को दबाने के बाद आखिरकार अपना आपा खो दिया और अपना गिलास तोड़ दिया, खड़ा हो गया। इस हरकत ने तुरंत निजी कमरे को खामोश कर दिया, यहां तक कि मुख्य मेज पर बैठे लोग भी सदमे में देखने लगे। सभी की निगाहें खुद पर केंद्रित देखकर लू जिन ने खुद को नहीं रोका। वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था, केवल डिंपल के आसपास दिखावा कर रहा था। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे आमतौर पर खुद को विनम्र करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वैसे भी वह जानता था कि डिंपल पहले से ही उसके बारे में बुरी राय रखती है, तो चिंता किस बात की? कुतिया, हिम्मत है तो फिर से कह। लू जिन ने उपहास करते हुए कहा, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें अपने जीवन में कभी 5 स्टार खाना खाने का मौका नहीं मिलता, है ना? तुम। लू जिन का कुछ हद तक क्रूर चेहरा देखकर जैसे वह किसी को मारना चाहता हो, मियाओ शाओलिंग की आंखें लाल हो गईं। क्या तुम बेवकूफ हो या क्या एक लड़की पर चिल्ला रहे हो? धत, क्या तुम लड़ना चाहते हो या कुछ और? ललित और मेज पर बैठे एक और लड़के गुस्से से खड़े हो गए। लू जिन, तुम क्या कर रहे हो? इस समय डिंपल जल्दी से आगे बढ़ी, ठंडे स्वर में लू जिन को घूरते हुए प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, तुरंत मियाओ शाओलिंग से माफी मांगो। मैं क्यों? लू जिन, जिसने खुद को रोकने की उम्मीद छोड़ दी थी, ने तिरस्कार से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मेरी उदारता नहीं होती तो इन गरीब बेचारों को इस जीवनकाल में यहाँ आने या उस घटिया खरगोश वर्ष की माउताई पीने का मौका नहीं मिलता। डिंपल अवाक होकर लू जिन को घूरता रहा, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ, जैसे उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति आमतौर पर इतना सज्जन और परिष्कृत दिखता है उसका ऐसा भी पहलू होगा।
लू जिन, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, कम बोलो। मुख्य मेज पर बैठे लोग भी आगे बढ़े। झांग उपनाम वाले एक युवक ने भौहें सिकुड़ी और लू जिन को घूरा। मैं नशे में नहीं हूं, मैं पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हूं। लू जिन ने पेश की गई सुलह की पेशकश को अनदेखा करते हुए डिम्पल की ओर मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और मैंने अभी तक तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा है। क्या इसलिए तुम्हें मुझसे दिक्कत है क्योंकि मैं शेफ लो को नहीं ला सका? ये बेतुका है। लू जिन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि डिम्पल को तुमसे कोई दिक्कत है? जियाओ हे ने आक्रोशित होकर कहा, डिम्पल इतनी दयालु व्यक्ति है, क्या तुम्हें पता है कि वह हमें सलाह दे रही थी, कह रही थी कि शेफ लो को कोई जरूरी काम आ गया था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने हमें कठोर बातें न कहने के लिए भी कहा था। छोड़ो भी जियाओ हे और मत कहो। डिम्पल ने सिसकते हुए जियाओ हे को एक तरफ खींचा। वह मुड़ी और सभी को जबरदस्ती मुस्कुराए। सब लोग, क्यों ना हम सीधे कराओके के लिए चले? चलो खाना छोड़ देते हैं, मैं सभी के लिए केटीवी पर कुछ बारबेक्यू ऑर्डर कर दूंगी, तो चलो उसी से काम चलाते हैं। चलो जारी रखो, उसे बोलने से क्यों रोक रहे हो? शायद इसलिए क्योंकि उसने डिम्पल को फिर से उससे अनदेखा करते हुए देखा। लू जिन, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और भी ज्यादा झगड़ालू हो गया। किसी तरह वो बस डिम्पल को टूटते हुए देखना चाहता था। जियाओ हे, तुम कहती हो कि डिम्पल दयालु है? हाँ, सच में उससे आशावादी और दयालु बनने का दिखावा करना पसंद है, एक भोली भाली उत्साही लड़की होने का नाटक करना जब तक वह किसी को लुभा नहीं लेती और फिर कहती है कि वह रिश्ता नहीं चाहती। लू जिन ने उपहास किया और अचानक अपने बगल में खड़े ललित की ओर देखा। ओह, अभी मैंने तुम लोगों को आर्यन शर्मा, डिम्पल के बारे में बात करते हुए सुना। क्या वह तुम्हारा चांदनी है? क्या तुम्हें लगातार अस्वीकार करने का असली कारण वही है? हा, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद उसे कभी तुम में दिलचस्पी नहीं थी? सच कहूं तो ये लड़का तुम्हारे आसपास गरीब होने का नाटक कर रहा है। वह जानबूझकर तुमसे दूरी बनाए हुए है। मैं उससे पहले मिला था, अंदाजा लगाओ इस होटल में उसकी छवि कैसी है। नवीनतम एलवी में सजा हुआ राष्ट्रपति स्वीट का निजी बटलर उसके पीछे पीछे, शेफ लो जिसे मैं आमंत्रित भी नहीं कर सका, व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा कर रहा है, ठीक बगल के कमरे में। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। लू जिन के शब्दों ने सभी को अवाक कर दिया। आर्यन शर्मा? क्या उसने अभी आर्यन शर्मा कहा? क्या आर्यन शर्मा भी यहाँ है? फोंग लू और कुछ अन्य सहपाठी बहुत हैरान थे। जबकि डिम्पल जमी हुई खड़ी थी। तुमने कहा आर्यन शर्मा बगल के कमरे में है? हाँ, फिर भी वह तुम्हें नहीं देखना चाहता। टट टट, शायद वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये जानते हुए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, जानबूझकर तुम्हें अपमानित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। अब तुम्हें असली कारण पता चल गया कि शेफ लू क्यों नहीं आए। हाँ। लू जिन लगातार हंसता रहा और हालांकि उसने जानबूझकर कहा था, उसे लगा कि उसका तर्क त्रुटिपूर्ण नहीं है, शायद यही सच था। डिम्पल का चेहरा स्पष्ट रूप से सफेद पड़ गया और एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। धत, इस क्षण ललित एक पल के झटके के बाद जल्दी से अपना फोन निकाला। फिर से एक तस्वीर देखने के बाद वह और भी गहरे सदमे में पड़ गया। पास में खड़ी युविका ने भी प्रतिक्रिया दी। वह जल्दी से चिल्लाई, छोटी डिम्पल। लेकिन उसने अभी डिम्पल का नाम ही पुकारा था कि निजी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। शेफ की वर्दी में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दो वेटर के साथ भोजन गाड़ियां धकेलते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ अंदर चला आया। अधिकांश लोगों ने उसके चेहरे को देखते ही तुरंत पहचान लिया। क्या ये होटल का कार्यकारी शेफ प्रसिद्ध पाककला देवता लो वेनले नहीं था? लू जिन, जो खुलकर गाली दे रहा था, अचानक चुप हो गया। उसका पहला विचार था, क्या उसका अनुमान गलत हो सकता है और प्रबंधक लियू वास्तव में शेफ को लाने में कामयाब हो गया? क्या उसका पहले का गुस्सा पूरी तरह से गलती नहीं थी? जैसे ही लू जिन का चेहरा कई बार बदला, ये सोचते हुए कि क्या सुलह करने का अवसर जब्त किया जाए, लोवेनले जो अंदर चले आए थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि सभी उसे अजीब तरह से क्यों घूर रहे थे, फिर भी हंसमुख मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस डिम्पल कौन है? मैं हूं। डिम्पल ने गहरी सांस ली, जल्दी से अपना मूड ठीक किया और आगे बढ़ी। मिस डिम्पल, नमस्ते। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं होटल का कार्यकारी शेफ लोवेनले हूं। सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मैं आपके जन्मदिन का रात्रिभोज वादे के अनुसार तैयार नहीं कर सका, हालांकि मुझे पहले से सूचित नहीं किया गया था। नहीं, शेफ लो, आप बहुत विनम्र हैं।
हालांकि उसे अभी भी कुछ संदेह था, उसके स्वाभाविक शिष्टाचार ने जल्दी से डिम्पल को जवाब देने के लिए प्रेरित किया। जब तक आपको कोई आपत्ति न हो, ये ठीक है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या मेरा आखिरी मिनट का प्रयास अभी भी काम करेगा। लो वेनले मुस्कुराए जबकि उन्होंने अपने पीछे के वेटर को भोजन गाड़ियां आगे धकेलने का इशारा किया। ये कुछ व्यंजन हैं जो मैंने अभी अभी तैयार किए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें अभी खाना शुरू कर सकते हैं और मैं अगले व्यंजन तैयार करने जा रहा हूं। भोजन गाड़ी पर 6 असाधारण व्यंजन देखकर, हालांकि उन्होंने पहले कुछ एपेटाइजर खाए थे, सभी ने अनजाने में लार का एक घूंट निगल लिया, ये जानकर और भी रोमांचित हुए कि लो वेनले खाना बनाना जारी रखेंगे। क्या यह आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी? चीजों के इतने सुखद मोड़ लेने के साथ डिम्पल ने भी मुस्कान दिखाए। इस तरह उसे सभी के प्रति जो अपराधबोध महसूस हो रहा था वह कम हो जाएगा। अगर मुझे कहना पड़े तो यह थोड़ा असुविधाजनक है क्योंकि तकनीकी रूप से मैं अब ड्यूटी पर नहीं हूं। लो वेनले ने एक मजाक के साथ शुरुआत की, फिर कहा, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि मिस्टर आर्यन ने विशेष रूप से मेरी सहायता का अनुरोध किया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सका। मिस्टर आर्यन। अभी अभी आर्यन शर्मा के नाम का उल्लेख याद करते हुए डिम्पल को जल्दी से कुछ एहसास हुआ। हाँ मिस्टर आर्यन, मेरा मानना है कि आप परिचित हैं। इसके अलावा मिस्टर आर्यन ने मिस डिम्पल के लिए एक अलग उपहार भी तैयार किया है जो बगल के कमरे में है। आप अपनी सुविधानुसार कभी भी जाकर उसे ले सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।